अकाल के समय मुझे एक छोटी लड़की मिली थी, लेकिन 300 साल बाद अमरों और दानवों की जंग में वही लड़की, जो अब डीमन लॉर्ड बन चुकी थी, उसने एक तीर से मेरा दिल छलनी कर दिया। उसने मेरे शरीर को ऐसे पैरों तले रौंदा जैसे कोई मरा हुआ कुत्ता हो। चंगवायन, जब तुमने मुझे धोखा दिया था, तब क्या तुमने सोचा था कि ऐसा दिन भी आएगा? लेकिन उसे यह नहीं पता था कि मैं तो पहले से ही उसके हाथों मरने के लिए तैयार था। मैंने सिस्टम के साथ एक सौदा किया था। जब तक मैं मिशन पूरा कर दूं, तब तक मुझे ब्लू स्टार वापस लौटने का मौका मिलेगा। इसी वजह से 300 साल पहले मैंने इमॉर्टल सोर्ड चुरा ली, सेक्ट छोड़कर भाग गया और आखिरकार वेनरेबल इमॉर्टल रेल्म तक पहुंच गया, जबकि उसे सेक्ट ने डंजन में कैद कर दिया था, जो मौत से भी बदतर था। वरना मेरी कल्टीवेशन के साथ ऐसा कैसे हो सकता था कि मैं उस तलवार से बच न पाता, उस लड़की की तलवार से जिसे मैंने अपने हाथों से पाला था। मेरे सामने इस दुनिया की अकेली डीमन लॉर्ड खड़ी थी, लोलिंग स्वैंग, मेरी कभी की छोटी मार्शल सिस्टर। मुझे महसूस हो रहा था कि मेरी जिंदगी धीरे धीरे खत्म हो रही है और मैं सिर्फ कड़वी मुस्कान ही दे सका। क्या सच में ये सब करना सही था? उसने कुछ नहीं कहा, बस मेरे शरीर से तलवार बाहर खींच ली। खून उसके चेहरे पर छिटक गया। उसने मुझे पैरों से कुचलते हुए जमीन पर गिरा दिया और ऊपर से नफरत भरी नजरों से देखने लगी। वो आंखें जो कभी पहाड़ी झरने जैसी साफ थीं, अब हजारों साल पुरानी बर्फ की तरह ठंडी लग रही थी। लेकिन उस बर्फ के अंदर कहीं बहुत गहराई में हल्का सा कंपन छिपा था। चंगुआन, क्या तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ और है? मैंने मुंह खोला, लेकिन मेरा मुंह खून से भरा हुआ था। सिस्टम की शर्त थी कि मुझे उसकी तलवार से मरना होगा। मैं ऐसा कुछ नहीं कह सकता था जो उसके दिल को हिला दे, वरना मिशन फेल हो जाता और मैं ब्लू स्टार वापस नहीं जा पाता। इसलिए मैंने चुप रहना चुना। वह झुक गई। उसकी पतली उंगलियों ने मेरी ठुड्डी पकड़ ली। उसने मेरा चेहरा अपनी तरफ मोड़कर मजबूर किया कि मैं उसकी आंखों में देखूं। चंगोयान, ये वेनरेबल तुमसे आखिरी बार पूछ रही है, क्या तुम सच में कुछ नहीं बोलोगे? उसके चेहरे पर साफ हत्या का इरादा था, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। वह क्या सुनना चाहती थी, मैं बहुत अच्छी तरह जानता था। मैं माफी चाहता हूं। क्या वह यह सुनना चाहती थी कि उस समय का मेरा धोखा गलती था? क्या वह चाहती थी कि मैं खुद अपने मुंह से कहूं कि उन सालों में मेरी परवाह सच्ची थी, कि उसकी जिंदगी बचाना किसी स्वार्थ के लिए नहीं था? मैंने उसकी आंखों में देखा। मेरे होठों पर एक ऐसी मुस्कान थी जो रोने से भी ज्यादा बदसूरत लग रही थी। वह बहुत देर तक इंतजार करती रही। आखिरकार उसका चेहरा पूरी तरह ठंडा पड़ गया। ठीक है, अगर तुम कुछ नहीं कहना चाहते तो अब कभी मत बोलना। मैंने तलवार की नोक पर अपना खून देखा और समय जैसे वापस उस चमकते हुए अतीत में लौट गया। वो एक भयानक बर्फीले अकाल का समय था। पहाड़ और नदियां जम चुकी थीं। नदियों का बहाव रुक गया था। अनगिनत लो लेवल कल्टीवेटर्स और आम लोग ठंड से मर गए थे। रास्तों पर हर तरफ लाशें बिखरी पड़ी थीं। इस दुनिया के अंत जैसी आपदा में हर इंसान सिर्फ अपनी जान बचाने की लड़ाई लड़ रहा था। उस समय मुझे इस दुनिया में आए सिर्फ 3 दिन हुए थे। सिस्टम के निर्देशों का पालन करते हुए मैं गांव के रास्ते के किनारे एक टूटने वाली झोपड़ी तक पहुंचा। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मैंने घर के कोने में एक छोटी सी आकृति को सिकुड़ा हुआ देखा। वह फटे हुए लिनेन कपड़े में लिपटी हुई थी। वह इतनी छोटी थी कि मैं उसे एक हाथ से उठा सकता था। उसके शरीर पर सूजन और घाव भरे पड़े थे। उसकी सांस इतनी कमजोर थी कि मुश्किल से महसूस हो रही थी। जब मैं झुककर उसे अपनी बाहों में उठाने लगा, तो वह सूखे पत्ते जितनी हल्की लगी। डरो मत, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन जैसे ही मैंने उसे उठाया, उसका हाथ अनजाने में मेरे कपड़ों का किनारा कसकर पकड़ लिया, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई डूबता इंसान आखिरी लकड़ी के टुकड़े को पकड़ लेता है। बाद में मुझे उसके अतीत की सच्चाई पता चली। उसका नाम लोलिंग स्वानंग था। वह बिना मां के पैदा हुई थी। गांव वालों ने भी उसे निकाल दिया था। सिर्फ 5 साल की एक बच्ची, जो इस निचली दुनिया में, जो कल्टीवेशन वर्ल्ड से भी ज्यादा क्रूर थी, हर दिन जंगली कुत्तों के साथ खाने के लिए लड़ती थी और सड़क किनारे भूसे के ढेर में सोती थी। मुझे नहीं पता वह मेरे आने तक कैसे जिंदा रही। शायद आसमान चाहता था कि वह थोड़ा और दुख सहे। उसे जिंदा रखने के लिए मैं स्वांटियन सेक्ट गया और आउटर सेक्ट में छोटे मोटे काम करने लगा। झाड़ू लगाना, लकड़ी काटना, स्प्रिट स्टोन ढोना,
पिल फर्नेस साफ करना, स्प्रिट बीस्ट्स को खाना खिलाना। मैं हर तरह का काम करता था। दिन के 12 घंटे सोने के अलावा सिर्फ काम। बदले में मिलने वाला रिवॉर्ड बेहद कम था। मुश्किल से थोड़ा अनाज और कपड़ा खरीद पाता था, लेकिन लुइंग स्वॉन बड़ी होती गई। वह 5 साल से 10 साल की हुई, फिर 10 से 15 साल की एक खूबसूरत जवान लड़की बन गई। उसका टैलेंट मुझसे कहीं ज्यादा था। एक एल्डर की नजर उस पर पड़ी। मैं एक मामूली वर्कर से आउटर डिसाइपल बना और 10 साल बाद इनर सेक्ट में पहुंच गया। वह भी मेरे पीछे पीछे स्वांटियन सेक्ट में आई और मेरी जूनियर मार्शल सिस्टर बन गई। वो दिन इस दुनिया में बिताए मेरे 300 सालों के सबसे अच्छे दिन थे। मेरे विचार अचानक वापस हकीकत में लौट आए। नफरत की तलवार नीचे गिरी, लेकिन आखिरी पल में मैंने एक बात नोटिस की। तलवार पकड़ने वाला उसका हाथ कांप रहा था। जिस क्षण उसकी तलवार ने मेरे शरीर को चीर दिया, उसकी आंखों में एक पल के लिए खालीपन आया, लेकिन अगले ही पल उसकी क्रूरता वापस लौट आई। मेरा शरीर इस खून से रंगे युद्ध क्षेत्र में धीरे धीरे गायब होने लगा। पीछे सिर्फ ऑर्थोडॉक्स आर्मी बची थी और वे कल्टीवेटर, जो डीमन कल्टीवेटर के हाथों मारे जा चुके थे। अपनी नजर खोने से पहले मैंने आखिरी बार उसकी पीठ देखी। वह उतनी ही अकेली लग रही थी जितनी 300 साल पहले अनसियाओ पीक पर खड़ी वह छोटी मार्शल सिस्टर, जो पूरे दिन और रात मेरा इंतजार करती रही थी। मुझे माफ कर दो, ये 3 शब्द आखिर तक मेरे होठों से निकल नहीं पाए। समय 300 साल पीछे लौट गया, जब मैं सुनतियान सेक्ट के इनर सेक्ट में दाखिल हुए तीसरे साल में था। उस समय मेरी कल्टीवेशन गोल्डन कोर के आखिरी चरण तक पहुंच चुकी थी। अपनी जेनरेशन के डिसाइपल्स में मुझे बेहद टैलेंटेड माना जाता था, लेकिन लोलंग मुझसे भी तेज निकली। वह बाद में सेक्ट में आई थी, फिर भी उसका टैलेंट सबको कुचल रहा था। कुछ ही सालों में वह गोल्डन कोर के शिखर पर पहुंच गई थी और ऐसा लग रहा था कि वह जल्द ही नासेंट सोल रेल्म में ब्रेक थ्रू कर लेगी। सेट के सभी लोग कहते थे कि वह 100 साल में एक बार दिखने वाली जीनियस है। मैं अंदर ही अंदर बेहद खुश होता था। हालांकि ऊपर से हमेशा एक डिग्निफाइड बड़े भाई जैसा व्यवहार बनाए रखता था, लेकिन दिल के अंदर मुझे गर्व था, क्योंकि वह वही छोटी बच्ची थी जिसे मैंने अपने हाथों से बड़ा किया था। वही छोटी बच्ची थी जिसे मैंने अपने हाथों से पाला था। उसी दौरान लिंग स्वांग को सेक्ट के ट्रेजर पेविलियन की गार्ड ड्यूटी दी गई। ये इस बात का सबूत था कि सेक्ट उस पर कितना भरोसा और महत्व देती थी। तभी सिस्टम की नई टास्क सामने आई। टास्क कंटेंट: स्वांतियन सेक्ट का सुप्रीम ट्रेजर और इमॉर्टल सोर्ड चुराना। टास्क डिस्क्रिप्शन: डीमन दो की ताकतों के साथ मिलकर केओस पैदा करना और मौके का फायदा उठाकर इमॉर्टल सोर्ड चुरा लेना। ये तलवार आगे की कल्टीवेशन के लिए, होस्ट के लिए बेहद जरूरी है। रिवॉर्ड: सीधे नेसेंट सोल के पीक तक कल्टीवेशन, साथ में इमॉर्टल टेक्निक हेवनली खेओस मेथड। पनिशमेंट: अगर मना किया तो हमेशा के लिए ब्लू स्टार लौटने का मौका खत्म। ये कैसी बेहुदा मजाक है। मैं स्वांटियन सेक्ट का इनर डिसिप्लिन था, लुइंग स्वांग का बड़ा भाई, और सिस्टम मुझसे गद्दार बनने को कह रहा था। सिस्टम: मैं मना करता हूं, मैं ये टास्क नहीं करूंगा। सिस्टम की ठंडी आवाज आई। तब ट्रांसमाइग्रेशन स्टेटस परमानेंटली लॉक हो जाएगा और ब्लू स्टार लौटने की कोई संभावना नहीं रहेगी। फिर उसने मुझे याद दिलाया। होस्ट: ब्लू स्टार पर आपकी गार्डियन हियन यिक्सवे आपकी गुमशुदगी की वजह से मानसिक रूप से बेहद अस्थिर हो चुकी है। इस समय वह हर जगह मिसिंग पोस्टर्स लगा रही हैं। अचानक मेरे दिमाग में एक दृश्य उभरा। मेरी छोटी आंट सड़क पर खड़ी थी। उसका दुबला चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था। उसके हाथों में मेरी तस्वीर वाले मिसिंग पोस्टर्स थे, जिन्हें वह बर्फीले तूफान में एक एक करके दीवारों पर चिपका रही थी। उसके हाथ ठंड से लाल और सूजे हुए थे। वह रोते हुए हर पोस्टर लगा रही थी। उस पल मैं पूरी तरह जड़ हो गया। मेरी छोटी आंट मेरी इस दुनिया में अकेली फैमिली थी। वह मुझसे सिर्फ 10 साल बड़ी थी, लेकिन मेरे माँ बाप की कार एक्सीडेंट में मौत के बाद उसी ने मुझे अकेले पाला था। उसने कभी शादी नहीं की, उसके अपने बच्चे भी नहीं थे। उसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ मुझ पर लगा दी। वह दो दो जॉब्स करती थी ताकि मैं पढ़ सकूं। मेरे कपड़े धोती, खाना बनाती। जब मैं बीमार पड़ता तो पूरी रात मेरे बिस्तर के पास बैठी रहती। वह मेरी माँ नहीं थी, लेकिन उसने माँ से भी पढ़कर किया। फिर मैं इस अभिशप्त दुनिया में ट्रांसमाइग्रेट हो गया और यहाँ दशकों बीत गए।
भले ही अर्थ और इस दुनिया का टाइम फ्लो अलग था, लेकिन सिस्टम के हिसाब से वहां भी काफी समय गुजर चुका था। मेरी आंट ने जरूर सोच लिया होगा कि मैं मर चुका हूं, कि उसका अकेला अपना इंसान इस दुनिया से गायब हो गया। मैंने आंखें बंद कर लीं। पूरा शरीर खून की तरह गर्म हो उठा। बहुत देर बाद मैंने धीरे से आंखें खोलीं और कहा, मैं टास्क स्वीकार करता हूं। लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि ये चार शब्द लिंग स्वांग को सीधे नरक में धकेल देंगे। प्लान को फ्लॉलेस बनाने के लिए मैंने हर चीज बेहद सावधानी से अरेंज की। डीमन कल्टिवेटर्स पहले से ही स्वेंतियन सेक्ट के सुप्रीम ट्रेजर पर नजर गड़ाए बैठे थे। मैंने उन्हें अपनी फेक आइडेंटिटी देकर इन्फिल्ट्रेटर की तरह ज्वाइन किया और उन्होंने खुशी खुशी मुझे स्वीकार कर लिया। लेकिन सबसे बड़ी समस्या लॉल लिंग स्वांग थी। वह ट्रेजर पवेलियन की गार्ड्स में से एक थी। अगर वह वहां रहती तो उसकी स्ट्रेंथ और अलर्टनेस के रहते डीमन डाओ का कोई आदमी अंदर घुस ही नहीं सकता था। इसलिए मुझे उसे दूर भेजना पड़ा। मैंने उसे एक चिट्ठी लिखी। छोटी बहन, बड़े भाई को अंसियाओ पीक पर 1000 साल पुरानी आइस स्पिरिट हर्ब मिली है। ये तुम्हारे नासेंट सोल ब्रेक थ्रू में बहुत मदद करेगी। आज बड़े भाई सेक्ट के कामों में फंसा हुआ है और निकल नहीं सकता। तुम पहले अंसियाओ पीक पहुंचो। मैं सनसेट से पहले जरूर आ जाऊंगा। मैं वादा करता हूं। मुझे पता था कि वह जरूर जाएगी, क्योंकि इस दुनिया में अगर कोई इंसान था जिस पर वह बिना शर्त भरोसा करती थी, तो वो मैं था, उसका बड़ा भाई। आखिर मैंने ही उसे उस बर्फीली मौत से निकाला था। मैंने ही उसे नाम दिया था। मैंने उसे पढ़ना लिखना सिखाया, कल्टीवेशन सिखाई। जब वह रातों में डरावने सपनों से कांप कर उठती थी, तब मैं ही उसके बिस्तर के पास बैठकर बार बार कहता था, छोटी बहन, अब डरने की जरूरत नहीं है। फिर वह मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करती? मैंने चिट्ठी में एक और लाइन लिखी थी, लिगांग, बड़े भाई के पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी है। उस दिन वह अंसियो पीक गई। उसने वही हल्का नीला ड्रेस पहना था जो मैंने उसे गिफ्ट किया था। वह ड्रेस वह सिर्फ तब पहनती थी जब वह बहुत खुश होती थी। लेकिन वह पूरे दिन पहाड़ की चोटी पर इंतजार करती रही, सुबह से लेकर शाम तक। फिर बर्फीला तूफान तेज हो गया। आसमान अंधेरा पड़ गया, लेकिन जिस बड़े भाई का वह इंतजार कर रही थी, वह कभी नहीं आया। उसकी जगह सेक्ट के लॉ एल्डर्स आए और एक खबर लेकर आए। चेनगुएन ने डीमन पाथ के साथ मिलकर सेक्ट का सुप्रीम ट्रेजर फेदर इमॉर्टल सोर्ड चुरा लिया है और स्वांतियन सेक्ट से गद्दारी करके भाग गया है। लो लिंगस्वांग, ट्रेजर पैविलियन की गार्ड कैप्टन होने के बावजूद तुमने बिना अनुमति अपना पोस्ट छोड़ा। तुम पर अकैम्पलिस होने का शक है। लोलिंग और चेंग वेयान का रिश्ता बहुत करीबी था। दोनों शायद पहले से मिले हुए थे। उसके घमंडी चेहरे से धोखा मत खाओ। कौन जाने कब से उसका उस आदमी के साथ अफेयर चल रहा हो। अफवाहें पहाड़ों को भी गिरा सकती हैं। उसने हर तरह से सफाई दी, लेकिन किसी ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। सबने उसे गद्दार कहा। सेक्ट ने उसे कैद कर लिया। उसकी स्पिरिट निकाली गई, उसकी हड्डियां तोड़ी गईं और उसे भयानक यातनाएं दी गईं। उस अंधेरी और गीली डंजन में उसकी हड्डियां कुचली गईं। उसे जहर दिया गया। फॉरबिडन आर्ट से उसकी सोल की जांच की गई। लेकिन फिर भी वह अपने बड़े भाई पर भरोसा करती रही। हर रात जब उसे टॉर्चर दिया जाता, तब वह उस इंसान का इंतजार करती जिसे वह अपनी जिंदगी की रोशनी मानती थी। लेकिन आखिर तक उसे बचाने कोई नहीं आया। और मैं, इस सब का असली गुनहगार, हजारों मील दूर बैठा फेदर इमॉर्टल सोर्ड का इस्तेमाल करके अपनी कल्टीवेशन पागलों की तरह बढ़ा रहा था। जैसे ही इमॉर्टल सोर्ड मेरे हाथ लगी, मैंने उन सभी डीमन कल्टीवेटर्स को भी मार डाला। सिस्टम इससे बेहद खुश था। लुओलिंग स्वांग की कैद के तीसरे साल वह अचानक गायब हो गई। सेक्ट ने पूरी माउंटेन सर्च की, लेकिन उसका कोई निशान नहीं मिला। कोई नहीं जानता था कि वह जिंदा है या मर चुकी है। फिर 300 साल बाद लोयन कॉन्टिनेंट पर इतिहास की पहली डीमन लेडी प्रकट हुई, जिसने सेलेस्टियल वेनरेबल रेल्म हासिल कर लिया था, और उसका नाम था लुओली। वह बेहद निर्दयी और क्रूर थी। आइसोलेशन कल्चरेशन से बाहर निकलते ही उसने सबसे पहले स्वॉन्टियन सेक्ट को खून से नहला दिया। सेक्ट के दसियों हजार लोगों में से कोई भी जिंदा नहीं बचा। उसके बाद वह मुझे ढूंढने आई। उस समय तक सिस्टम की मदद से मैं भी सेलेस्टियल वेनरेबल रेल्म तक पहुंच चुका था। मैंने अपनी खुद की सेक्ट बना ली थी और राइचियस पाथ अलायंस का अकेला सुप्रीम वेनरेबल बन गया था। इमॉर्टल पाथ और डीमन पाथ बराबरी पर खड़े थे। हम दोनों इमॉर्टल डीमन बैटलफील्ड में आमने सामने खड़े थे, हजारों सैनिकों और अनगिनत लाशों के पार, खून
और नफरत के समंदर के बीच। 300 साल बाद हमारी फिर मुलाकात हुई। वह बड़ी हो चुकी थी। जो कभी छोटी सी लड़की पूरे आंगन में मेरे पीछे पीछे घूमती थी, अब वही भयंकर डीमन एनर्जी से घिरी एक डीमन लॉर्ड बन चुकी थी। उसका चेहरा बर्फ जैसा ठंडा था। 300 साल की नफरत और किलिंग इंटेंट उसकी आंखों में भरी हुई थी, लेकिन फिर भी मैं उन आंखों को पहचान सकता था। वही आंखें जिन्हें मैंने पहली बार बर्फीले तूफान में देखा था, जब उसने मेरी बाहों में आंखें खोलकर मुझे देखा था। तभी मुझे एहसास हुआ कि मैं पूरी तरह गायब नहीं हुआ था। सही कहूं तो सिस्टम ने मुझे तुरंत नहीं भेजा। उसने मुझे इस दुनिया को अलविदा कहने के लिए आखिरी 1 घंटा दिया था। फाइनल मिशन कंप्लीटेड। होस्ट की सोल को स्टेबलाइज होने के लिए समय चाहिए, इसलिए होस्ट को 1 घंटे की स्वतंत्र अवधि दी जाती है। 1 घंटे बाद होस्ट ब्लू स्टार वापस लौट जाएगा। इस दौरान होस्ट केवल रेजिडुअल सोल फॉर्म में रहेगा और किसी भी जीवित प्राणी के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकेगा। मैं हवा में एक पारदर्शी दर्शक की तरह तैर रहा था, जैसे इस दुनिया के आखिरी 1 घंटे में फंसी हुई आत्मा हूं। इमॉर्टल और डीमन की महान लड़ाई खत्म हो चुकी थी। इमॉर्टल अलायंस पूरी तरह हार चुकी थी। राइचियस पाथ के ज्यादातर कल्टीवेटर्स मारे जा चुके थे। बाकी या तो सरेंडर कर चुके थे या भाग गए थे। लोलिंग अकेले बैटलफील्ड छोड़कर हवा में उड़ती हुई सिर्फ एक जगह गई, स्वेंतियन सेक्ट। वही पुराना स्वेंतियन सेक्ट जो कभी बेहद भव्य और शक्तिशाली था, अब उसके हाथों खून से नहाकर खंडहर बन चुका था। टूटी हुई दीवारों के बीच जंगली घास उग आई थी। कभी की हेवनली ओनरा अब मौत जैसी खामोशी में बदल चुकी थी। वह चट्टान के किनारे खड़ी थी। नीचे अथाह खाई थी जहां घना कोहरा घूम रहा था, और उस क्लिफ के किनारे एक पुराना पाइन ट्री खड़ा था जिसकी शाखाएं ड्रैगन जैसी फैली हुई थी। उसकी सुइयां अब भी हरी और जीवित थीं। इन खंडहरों में वही एक चीज थी जो अब भी जिंदा थी, क्योंकि उस पेड़ को मैंने और उसने मिलकर लगाया था। वह सुएंतियन सेक्ट में उसका पहला साल था। सर्दियां अभी खत्म हुई थीं और बर्फ पिघलने लगी थी। उसे पहाड़ पर एक पाइन कोन मिला और वह भागती हुई मेरे पास आई। उसकी आंखें चमक रही थीं। बड़े भाई, चलो एक पेड़ लगाते हैं। मैंने मुस्कुराकर पूछा, पेड़ क्यों लगाना चाहती हो? उसने गंभीर चेहरे से कहा, बड़े भाई ने कहा था कि पाइन ट्री सबसे मजबूत होता है। न हवा उसे गिरा सकती है, न बर्फ, न बिजली और न आग उसे खत्म कर सकती है। लिंगसुआंग भी पाइन ट्री जितनी मजबूत बनना चाहती है। फिर हम दोनों ने अनसियाओ पीक के किनारे एक गड्ढा खोदा। हमने उस छोटे पाइन ट्री को उसमें लगाया। वह बहुत ध्यान से उसे पानी दे रही थी। फिर उसने अपने सीने से एक लाल धागा निकाला और पास की चट्टान पर बांध दिया। उसने कहा कि यह विष रोप है। मैंने पूछा, क्या इच्छा मांगी? उसने हाथ पीछे छुपा लिए। उसका चेहरा हल्का लाल हो गया। नहीं बताऊंगी। फिर बहुत धीमी आवाज में, लगभग फुसफुसाते हुए बोली, काश बड़े भाई कभी लिंगन को छोड़कर न जाए। जब लिंगवान बड़ी होगी तो वह जरूर बड़े भाई से शादी करेगी। अब 300 साल बाद वही छोटा पाइन कोन एक विशाल पेड़ बन चुका था, लेकिन उस पेड़ को लगाने वाले 2 लोगों में से एक दुनिया को नष्ट करने वाली डीमन लॉर्ड बन गई थी और दूसरा सिर्फ मिटती हुई रेजिजुअल सोल। मैंने लोलिंगोन को उस पाइन ट्री के सामने खड़े देखा। उसने धीरे से अपना हाथ बढ़ाकर पेड़ के खुरदरे तने को छुआ। फिर वह धीरे धीरे नीचे बैठ गई। उसने अपने घुटनों को दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों से बड़े बड़े आंसू गिरने लगे, सूखी पत्तियों पर टपकते हुए। 300 सालों से डीमन लॉर्ड बनी लॉल लिंग स्वांग ने अनगिनत कल्टीवेटर्स के सामने कभी आंसू नहीं बहाए थे। जब स्वांतियन सेक्ट की डंजन में उसकी स्पिरिट निकाली गई और उसकी हड्डियां तोड़ी गईं, तब भी नहीं रोई। जब उसने पूरे सेक्ट को खून से नहला दिया, तब भी नहीं रोई। जब उसने अपने ही बड़े भाई को अपने हाथों से मार दिया, तब भी नहीं रोई। लेकिन अब इस शांत पुराने पाइन ट्री के सामने वह एक छोटी बच्ची की तरह रो रही थी, बिल्कुल वैसे जैसे 5 साल की उम्र में वह उस घास की झोपड़ी में सिकुड़कर रोती थी, क्योंकि उसे लगता था कि कोई उसे बचाने नहीं आएगा। मैं उसके पीछे खड़ा था। मैंने हाथ बढ़ाकर उसके सिर को छूना चाहा, लेकिन मेरा हाथ उसके बालों के आर पार निकल गया। मैं कुछ भी छू नहीं सकता था। चंगवयन, तुमने मुझे धोखा दिया। मेरी रेजिजुअल सोल ने उसके पीछे खड़े होकर चुपचाप कहा, मुझे माफ कर दो लिंगांग। लेकिन वह सुन नहीं सकती थी। कोई भी नहीं सुन सकता था। मैं उसे कितनी जोर से गले लगाना चाहता था, जैसे बचपन में उसे अपनी बाहों में लेकर बार बार कहता था,
बड़ा भाई यहाँ है, डरने की जरूरत नहीं। लेकिन अब मैं उसका बड़ा भाई नहीं था, सिर्फ मिटने वाली रेसिजुअल सोल था। 1 घंटा बहुत जल्दी गुजर गया। मेरी रेसिजुअल सोल और ज्यादा पारदर्शी होने लगी। गायब होने से पहले मैंने उसे आखिरी बार देखा। वह अब भी वहीं बैठी थी, अपने घुटनों को पकड़कर, घायल छोटे जानवर की तरह उस पुराने पाइन ट्री के नीचे सिमटी हुई जिसमें उसकी सबसे कीमती यादें दबी थीं। अलविदा लिंगंग। फिर मेरी चेतना अनंत अंधेरे में डूब गई। लेकिन लिंग स्वयं की कहानी उस पाइन ट्री के नीचे खत्म नहीं हुई। उन जगहों पर जिनके बारे में मुझे पता नहीं था, उन टाइमलाइंस में जिन्हें मैं नहीं देख सकता था, वह एनशियो पीक पर बहुत देर तक रोती रही। शाम रात में बदली, रात सुबह में बदल गई। रोने के बाद वह धीरे धीरे उठी, आंसू पोंछे और पहाड़ से नीचे उतर गई। वह डीमन सेक्ट पहुंची और उसने एक बूढ़े एल्डर को बुलाया। यही वह एल्डर था जिसने 300 साल पहले उसे स्वंतियन सेक्ट की डंजन से बचाया था। लॉल लिंग सोंग हमेशा सोचती रही कि वह खुद भाग निकली थी, लेकिन असल में उसी एल्डर ने किसी उद्देश्य से उसे बाहर निकाला था। आज उसने अचानक सब सच जानने का फैसला किया, क्योंकि एक सवाल उसके मन में लगातार घूम रहा था। चंगन ने आखिर डीमन पाथ के साथ मिलकर इमॉर्टल रेल्म क्यों चुराया, और फिर डीमन पाथ ने उसे बाद में क्यों बचाया? ये सब बहुत ज्यादा कोइंसिडेंस है, इतना कि कोइंसिडेंस लगता ही नहीं। जब वह एल्डरलू लिंग स्वांग के सामने लाया गया तो उसका चेहरा बदल गया। सेलेस्टियल वेनरेबल रेल्म की परसेप्शन के साथ लिनगंग ने तुरंत महसूस कर लिया कि उस बूढ़े के दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई थी। वह उससे छिप ही नहीं सकता था। ये वेनरेबल तुमसे कुछ पूछती है। 300 साल पहले जब तुमने मुझे स्वंतियन सेक्ट की डंजन से निकाला था तो तुम्हें आदेश किसने दिया था? बूढ़ा कांपते हुए बोला। डेमन वेनरेबल को जवाब, ये इस अधीनस्थ का अपना फैसला था। मैंने सोचा कि डेमन वेनरेबल का टैलेंट असाधारण है। झूठ। एल्डर शाओ रोंग तुरंत जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा। उसका पूरा शरीर छलनी की तरह कांप रहा था। उसके वो छोटे छोटे रिएक्शंस लिनगांग की नजरों से कैसे बच सकते थे? उसने उसे सफाई देने का एक और मौका भी नहीं दिया। सेलेस्टियल वेनरेबल रेल्म की स्पिरिचुअल फोर्स ने सीधे उसके सोल डिफेंस को कुचल दिया। वह पूरी तरह उस बूढ़े की यादों की गहराई में उतर गई। सोल सर्च के साथ बूढ़े की सारी मेमोरीज उसके सामने ऐसे खुलने लगीं जैसे कोई किताब तेजी से पलट रहा हो। फिर उसने सब कुछ देखा। उसने देखा एक सफेद रोब पहने युवा अपनी खुद की एसेंस ब्लड की बूंद बूंद इस्तेमाल करके एक रिस्ट्रिक्शन बना रहा है, जबरदस्ती इस बूढ़े की कॉन्शियसनेस को ढक रहा है और उसे अपनी आज्ञा मानने वाली पपेट में बदल रहा है। उस युवक का चेहरा उसके लिए बेहद परिचित था। चेन गुयान। उसने चेन गुयान को इस पपेट के जरिए एक परफेक्ट एस्केप प्लान बनाते देखा। समय, रास्ता, हर छोटा इंटरवल, हर स्टेप इतनी बारीकी से कैलकुलेट किया गया था कि जरा सी भी गलती की गुंजाइश नहीं थी। लेकिन उसने इससे भी ज्यादा देखा जितना उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसने देखा नासेंट सोल स्टेज का चेंग वायान अपने लेवल से कहीं ऊपर की लड़ाई लड़ रहा है। वह एक प्राचीन डीमन बीस्ट से भिड़ा हुआ था जो डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन के पीक पर थी। 3 दिन और 3 रातों तक खूनी लड़ाई चलती रही। उस दृश्य में उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था। उसकी 6 पसलियां टूट चुकी थीं, बायां हाथ लगभग फट चुका था। माथे से बहता खून उसकी आंखों पर फैल गया था। वह मुश्किल से आंखें खोल पा रहा था, लेकिन फिर भी बार बार उठ खड़ा होता था। हर बार जब डीमन बीस्ट उसे हवा में उछाल कर पटक देती, वह दांत भींचकर मलबे के ढेर से फिर खड़ा हो जाता। फेदर इमॉर्टल सोर्ड को उठाता और लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ता, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई तिलचट्टा जिसे कुचला नहीं जा सकता। डीमन बीस्ट गुस्से में दहाड़ी, लेकिन चेन गुयान ने खून थूकते हुए होंठों पर हल्की मुस्कान ला दी। बस इतनी ही ताकत है तेरे पास? मैं अभी भी जिंदा हूं। अगर मैंने तुझे जल्दी खत्म कर दिया तो लोग पता लगा लेंगे कि मैं कौन हूं। लुइंग स्वांग की उंगलियां उसकी हथेली में धंस गईं। वह बहुत अच्छी तरह जानती थी कि वह किसकी बात कर रहा था। वह उसी के लिए लड़ रहा था, उस लड़की के लिए जो खंडहरों की गहराई में फंसी हुई थी। दृश्य आगे बढ़ता गया। उसने देखा कि डीमन बीस्ट को मारने के बाद चेंग गोयान थककर खून के तालाब में गिर पड़ा। वह आधे दिन तक बेहोश पड़ा रहा। होश में आने के बाद उसने सबसे पहला काम क्या किया? उसने अपने पपेट्स को आदेश दिया कि लड़ाई के हर निशान को मिटा दें, एक भी क्लू पीछे न छूटे। उसने और भी बहुत कुछ देखा,
उस समय जब सीक्रेट रियल्म में उस पर घात लगाकर हमला किया गया था, असल में चंग गुयन 3 दिन पहले ही सीक्रेट रियल्म में घुस गया था और उसने अपनी ट्रू एनर्जी से एम्बुश अरे की मुख्य आय को नष्ट कर दिया था, जिससे वह घातक हमला बेकार हो गया। वह प्राचीन डीमन आर्ट्स टेक्स्ट जो उसे अचानक मिला था, असल में चंगोयान ने अपनी जान जोखिम में डालकर फॉरबिडन एरिया से 2 साल में हासिल किया था और फिर एक पपेट से उसे उस रास्ते पर रखवाया जहां से वह जरूर गुजरती। जब वह डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन ब्रेक थ्रू के दौरान हार्ड डीमन ट्रिबुलेशन में फंसी थी, तब भी चेन ग्वायन ने अपनी डिवाइन सेंस इनकारनेशन भेजकर उसके हार्ड डीमन स्पेस में प्रवेश किया था और उसकी जगह सबसे घातक वॉर खुद सह लिया था। उसकी ओन प्राइमोर्डियल सोल में दरारें और गहरी हो गई थीं। वह लगभग वहीं मर गया था। एक दृश्य के बाद दूसरा दृश्य, पूरे 300 साल, पूरे 300 साल तक वह उसे छुप कर प्रोटेक्ट करता रहा। हर बार जब उसे लगता था कि यह हेवन की ब्लेसिंग है, हर बार जब उसे लगता था कि वह अपनी मेहनत से किसी कैटास्ट्रोफ से बच गई, हर बार जब उसे लगता था कि फेट ने आखिर उस पर थोड़ा मेहरबान होना शुरू किया है, असल में वह सब चेन गुयान था। वही इंसान जिससे उसने 300 साल नफरत की, जिसे 300 साल तक कोसा, जिसे अपने हाथों से मारने की कसम खाई। वही इंसान हमेशा ऐसी जगह खड़ा था जहां वह उसे देख नहीं सकती थी, अपनी ही ब्लड और लाइफ से उसके रास्ते साफ करता हुआ। लुइंग स्वांग बूढ़े की सोल मेमोरीज से बाहर निकल आई। उसकी नजर धुंधली हो चुकी थी। आंसू अब रुक ही नहीं रहे थे, लेकिन दृश्य अभी खत्म नहीं हुआ था। आखिरी दृश्य सामने आया। उसने फिर से इमॉर्टल और डीमन की अंतिम लड़ाई देखी। उसकी अपनी हेटेड सोर्ड सीधे चेन वायन के सीने में घुस गई। दोनों ही सेलेस्टियल वेनरेबल रेल्म में थे। चेंग गुयन की ताकत के साथ वह उस तलवार को आसानी से रोक सकता था, लेकिन उसने बचने की कोशिश ही नहीं की। ऐसा लग रहा था जैसे वह खुद जानबूझकर तलवार की तरफ बढ़ा हो, और जब तलवार की नोक उसके शरीर में घुसी, तब उसने साफ देखा उसके होंठों की हल्की मुस्कान। वह मजाक उड़ाने वाली मुस्कान नहीं थी, न ही कड़वाहट थी। वह राहत थी, जैसे उसके कंधों से कोई भारी बोझ उतर गया हो, जैसे वह कह रहा हो, आखिरकार सब खत्म हो गया। लिंगांग का शरीर टूटी डोर वाली कठपुतली की तरह जमीन पर गिर पड़ा। उसने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। उसके नाखून उसकी त्वचा में धंस गए। खून उंगलियों से टपकने लगा, लेकिन उसे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ, क्योंकि उसके दिल का दर्द बाकी हर एहसास को निगल चुका था। कांपते हुए उसने अपनी स्टोरेज बैग से कुछ निकाला। फेदर इमॉर्टल स्वॉर्ड, वही तलवार जो उसने चेन गुयान से छीनी थी। चेन गुयान के गायब होने के बाद यही तलवार बैटलफील्ड में गिर गई थी और उसने उसे उठा लिया था। वह हमेशा सोचती रही कि यह सिर्फ एक वेपन है, पेट्रेल का सिंबल। लेकिन उसी पल उसे एहसास हुआ कि तलवार पर लगी रिस्ट्रिक्शन हट चुकी थी, क्योंकि जिसने रिस्ट्रिक्शन लगाई थी वह मर चुका था। रिस्ट्रिक्शन टूटने के बाद सोर्ड सोल के अंदर से एक हल्की रेजिजुअल वॉइस उभरी, इतनी कमजोर जैसे हवा में कांपती बुझने वाली मोमबत्ती, लेकिन उसने उसे साफ सुना। बहुत अच्छा किया छोटी बहन, यही बड़े भाई की डेस्टिनी थी। वह चेन गुयान की आवाज थी, कमजोर और भारी, लेकिन उसी टेंडरनेस के साथ जिसे वह पहचानती थी। बड़ा भाई अब बहुत बहुत दूर जाने वाला है। मेरे जाने के बाद तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा। आगे का रास्ता तुम्हें अकेले चलना होगा। माफ करना लिंगवान, मैंने तुम्हें बहुत कष्ट दिया। आवाज धीरे धीरे गायब हो गई। सोर्ड सोल फिर खामोश हो गया। लुइंग स्वांग घुटनों के बल जमीन पर गिर गई। उसने फेदर इमॉर्टल सोर्ड को दोनों हाथों से ऐसे पकड़ लिया जैसे वह दुनिया की सबसे कीमती चीज हो। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसके कंधे बुरी तरह हिल रहे थे और टूटी हुई सिसकियां लगातार निकल रही थीं। 300 साल, उसने 300 साल तक एक माफी का इंतजार किया था। आखिरकार उसने वो शब्द सुन लिए, लेकिन जिसने वो शब्द कहे वह अब इस दुनिया में नहीं था। बड़े भाई, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? लिंग एंड को कुछ नहीं चाहिए। लिंग एंड को सिर्फ बड़े भाई चाहिए। वापस आ जाओ, मैं हाथ जोड़ती हूं, वापस आ जाओ। लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। ठंडी हवा खंडहरों के ऊपर चीख रही थी। उस पुराने पाइन ट्री की शाखाएं हवा में सरसराईं, जैसे किसी की जगह धीरे से कह रही हो, मत रो लिंग स्वैंग। और उसी पल मैंने अचानक अपनी आंखें खोल दी। मेरे सामने एक अंधेरा सीलिंग था। मेरा शरीर इतना भारी लग रहा था जैसे उसमें पिघला हुआ सीसा भर दिया गया हो।
अनजाने में मैंने अपने अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी को महसूस करने की कोशिश की, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा डांटियन पूरी तरह खाली होगा। मेरे मेरिडियंस सूखी नदी के तल जैसे लग रहे थे। मुझे स्पिरिचुअल एनर्जी की सबसे हल्की लहर भी महसूस नहीं हो रही थी। क्या मैं एक मॉर्टल बन गया हूं? लेकिन जब मैंने अपने शरीर को हिलाने की कोशिश की, तो पता चला कि भले ही मेरी कल्टीवेशन खत्म हो गई हो, मेरे मसल्स की ताकत और हड्डियों की कठोरता अब भी मौजूद थी। 300 साल की बॉडी स्ट्रेंथनिंग फाउंडेशन अभी भी बची हुई थी। इमॉर्टल कल्टीवेशन से रिफाइन हुआ फिजिकल बॉडी पूरी तरह गायब नहीं हुआ था। सबसे अजीब बात यह थी कि मुझे हल्के हल्के स्पिरिचुअल एनर्जी का एहसास हो रहा था, बिल्कुल ल्यूयन कॉन्टिनेंट जैसा, हालांकि बहुत कमजोर। मैं पलटकर बिस्तर से नीचे उतरा, लेकिन जैसे ही खड़ा हुआ, लड़खड़ा गया और लगभग गिर पड़ा। मेरी आंखों के सामने सब कुछ बेहद अजीब और अवास्तविक लग रहा था। ये लगभग 10 वर्ग मीटर का एक किराए का कमरा था, लेकिन ये वो कमरा नहीं था जिसे मैं जानता था। दीवारों पर गुलाबी ग्राफिटी बने हुए थे। मेज पर स्किन केयर प्रोडक्ट्स की कतार रखी थी। बेडशीट और ब्लैंकेट दोनों गुलाबी थे। खिड़की के पास एक छोटा टेडी बेयर भी रखा था। ये किसी लड़की का कमरा था। जिस किराए के कमरे में मैं ट्रांस माइग्रेट होने से पहले रहता था, वो अब मेरा नहीं रहा। शायद इन 3 सालों में मालिक ने उसे वापस लेकर किसी और को किराए पर दे दिया था। मैंने खिड़की से बाहर देखा। ऊंची ऊंची इमारतें, लगातार चलता ट्रैफिक। ये ब्लू स्टार थी। मैं सच में वापस आ गया था। मेरे सीने में एक भारी भावना उमड़ पड़ी। 300 साल मैंने उस शापित कल्टीवेशन वर्ल्ड में पूरे 307 साल बिताए थे। एक 18 साल के लड़के से लेकर इमॉर्टल वेनरेबल बनने तक, फिर डीमन सोर्ड से सीने में आर पार हुए शव तक, और अब आखिरकार मैं वापस लौट आया था। मैंने आसपास नजर घुमाई और बेडसाइड टेबल पर रखे मोबाइल फोन की स्क्रीन पर तारीख देखी। मैं वहीं जम गया। ब्लू स्टार पर पूरे 3 साल बीत चुके थे। मेरे दिमाग में एकदम सन्नाटा छा गया। वो सिस्टम जो 300 साल तक लगातार बोलता रहता था, अब पूरी तरह गायब हो चुका था। मैं बाहर जाने ही वाला था कि पास रखा टिश्यू उठाकर चेहरा पोंछा। तभी अगले ही पल बाथरूम का दरवाजा अचानक खुल गया। भाप का बादल बाहर फैला और उसके बीच से एक लड़की बाहर आई। उसके गीले गुलाबी बाल कंधों पर लटक रहे थे। सफेद धुंध के बीच उसका नाजुक चेहरा दिखाई दे रहा था। उसके शरीर पर सिर्फ बाथ टॉवल लिपटा हुआ था और वह आराम से अपने बाल सुखा रही थी। फिर उसने मुझे देखा। हम दोनों लगभग 3 सेकंड तक एक दूसरे को घूरते रहे। अगले ही पल उसकी चीख ने लगभग मेरे कान फाड़ दिए। वह डर कर 2 कदम पीछे हटी। एक हाथ से टॉवल कसकर पकड़ा और दूसरे हाथ से सिंक के पास रखा शावर जेल उठाकर मेरी तरफ फेंक दिया। परवर्ट! हरामी! तू अंदर कैसे घुसा? शावर जेल की बोतल सीधे मेरे माथे पर लगी। दर्द से मैं लड़खड़ा गया। रुको रुको रुको, मैं परवर्ट नहीं हूं। चुप, मैं पुलिस बुलाऊंगी। उसने सच में फोन निकाल लिया और नंबर डायल करने लगी। तभी बाहर पड़ोसियों के दरवाजे पीटने की आवाज आने लगी। अंदर क्या हुआ? क्या पुलिस बुलाए? सब खत्म। अब कुछ समझाना बेकार था। अगर मैं और रुका तो सच में मुझे परवर्ट समझकर पकड़ लेंगे। मैं तुरंत पलटा, खिड़की खोली और बाहर कूद गया। ये तीसरी मंजिल थी, लगभग 8 या 9 मीटर ऊंचाई। एक आम इंसान के लिए यह छलांग या तो मौत देती या जिंदगी भर का डिसेबिलिटी। लेकिन जैसे ही मैं जमीन पर उतरा, मेरे घुटने बस हल्के से मुड़े और मेरे पैर बिना किसी कंपन के मजबूती से जमीन पर टिक गए। सच में 300 साल की बॉडी ट्रेनिंग फाउंडेशन अब भी मौजूद थी। सेलेस्टियल वेनरेबल बॉडी टेम्परिंग बेकार नहीं गई थी। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और सीधे भागता चला गया। हवा मेरे चेहरे से टकरा रही थी। उसमें ब्लू स्टार शहर की धूल और कारों के एग्जॉस्ट गैस की जानी पहचानी गंध थी। बदबूदार लेकिन परिचित। मैं करीब 10 मिनट तक पागलों की तरह दौड़ता रहा। जब यकीन हो गया कि कोई पीछा नहीं कर रहा, तब झुककर हाँफते हुए रुक गया। सड़क के किनारे लगे बिलबोर्ड्स कुछ ऐसी खबरें चला रहे थे जो मुझे समझ नहीं आ रही थी। सड़क पर लोग जल्दी जल्दी चल रहे थे और ज्यादातर चेहरों पर तनाव और बेचैनी थी। ये सामान्य नहीं है। मुझे याद था कि पहले ये सड़क लोगों से भरी रहती थी। लोग आराम से घूमते थे, बातें करते थे, लेकिन अभी उस पर सोचने का समय नहीं था, क्योंकि तभी मेरी नजर एक पुराने पीले पड़े कागज पर पड़ी जो बिजली के खंभे पर चिपका था। हवा, धूप और बारिश से उसके किनारे मुड़ चुके थे।
रंग भी फीका पड़ गया था, लेकिन उस पर लिखा अब भी पढ़ा जा सकता था। बीच में मेरी फोटो थी। उसके नीचे 4 बड़े अक्षर लिखे थे, वह लापता। उसके नीचे कांपते हाथों से लिखी एक लाइन थी। लिखावट टेढ़ी मेढ़ी थी, जैसे लिखने वाला रो रहा हो, तुम्हारी आंट गोयान तुम्हें ढूंढ रही है। अगर कोई देखे तो कृपया संपर्क करे। नीचे एक फोन नंबर लिखा था। सिग्नेचर हियान यिक्सवे। मैं बिजली के खंभे के नीचे बैठ गया। काफी देर तक उस कागज को घूरता रहा। पास से गुजरती एक बूढ़ी औरत भी मुझे अजीब नजरों से देखने लगी। आंट, मैं वापस आ गया हूं। आखिरकार वापस आ गया। अपनी यादों के सहारे मैं घर की तरफ भागा। वो अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स जहां मेरी आंट रहती थी, यहां से ज्यादा दूर नहीं था, लगभग 3 बस स्टॉप्स की दूरी पर। पहले मैं रोज इसी रास्ते से स्कूल जाता था। आंख बंद करके भी रास्ता नहीं भूल सकता था। जब मैं अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के गेट तक पहुंचा तो मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि लगा गले से बाहर निकल आएगा। मैं बिल्डिंग में घुसा, सीढ़ियां चढ़ा और उस दरवाजे के सामने खड़ा हो गया जो मेरी यादों में हमेशा से था। मैंने गहरी सांस ली और दरवाजा खटखटाया, लेकिन दरवाजा खोलने वाला कोई परिचित चेहरा नहीं था। सामने लगभग 40 साल का एक अजनबी आदमी खड़ा था। किसे ढूंढ रहे हो? मैंने जल्दी से कहा। मैं पहले यहां रहता था। क्या आप बता सकते हैं कि पहले वाले किराएदार कहाँ गए? लगभग 30 साल की एक महिला। आदमी ने थोड़ा सोचा। ओ, पहले वाली टेनेंट? वो तो बहुत पहले यहां से चली गई, शायद 2 साल पहले। उसके बाद मैंने ये घर लिया। क्या आपको पता है वो कहाँ गई? नहीं, मुझे नहीं पता। मैंने तो सिर्फ मालिक से कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। इतना कहकर उसने दरवाजा बंद कर दिया। मैं काफी देर तक कॉरिडोर में खड़ा रहा। शांत रहो। अभी भी उसका मोबाइल नंबर मेरे पास है, वही जो मिसिंग पोस्टर पर था। मैं फिर उस आदमी के दरवाजे पर गया और दोबारा नॉक किया। दरवाजा खुलते ही उसके चेहरे पर इरिटेशन साफ दिख रही थी। अब क्या है? मैंने धीरे से कहा। माफ कीजिए, क्या मैं आपका मोबाइल फोन थोड़ी देर के लिए इस्तेमाल कर सकता हूं? बस एक कॉल करनी है। उस आदमी ने एक पल के लिए हिचकिचाया। शायद उसने मेरे चेहरे की बेचैनी देख ली थी और उसे लगा कि मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूं, इसलिए उसने अपना फोन मुझे दे दिया। मैंने तुरंत वो नंबर मिलाया। जिस नंबर पर आप कॉल कर रहे हैं वह सेवा में नहीं है। मैंने दोबारा नंबर मिलाया। फिर वही आवाज, जिस नंबर पर आप कॉल कर रहे हैं वह सेवा में नहीं है। मेरे अंदर बेचैनी बढ़ गई। मैंने तय किया कि पुलिस स्टेशन जाकर एड्रेस चेंज रिकॉर्ड निकलवाऊंगा। पहचान की जानकारी से शायद पता चल जाए कि आंट कहाँ शिफ्ट हुई है। लेकिन मैं अभी आधे रास्ते में ही था कि अचानक आसमान बदल गया। ये कोई सामान्य बादलों वाला बदलाव नहीं था। आसमान में अचानक अजीब काली धुंध फैलने लगी, बिल्कुल स्याही की तरह, जो नीले आसमान पर तेजी से फैल रही थी। अगले ही पल सड़क पर लोग चीखने लगे और हर दिशा में भागने लगे। डेमन बीस्ट्स आ गए! भागो! एक और स्पेशल रिफ्ट खुल गई! मेट्रो स्टेशन की तरफ भागो! अंडरग्राउंड सेफ है! मैं सड़क के बीच खड़ा था, अपने आसपास पागलों की तरह भागती भीड़ को देखता हुआ। मेरा दिमाग उलझ गया। डीमन बीस्ट्स, स्पेशियल रिफ्ट, ये ब्लू स्टार है। यहां डीमन बीस्ट्स कब से आने लगे? लेकिन अगले ही सेकंड मुझे जवाब मिल गया। काली धुंध के बीच एक दरार खुली। वो बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन उससे लगभग 2 मंजिला ऊंचाई का एक टाइगर शेप्ड डीमन बीस्ट बाहर निकल आया। उसका शरीर काले आर्मर जैसी स्केल्स से ढका था। उसकी आंखें भयानक हरे रंग की रोशनी से चमक रही थीं और उसके विशाल दांतों से गाढ़ा खून टपक रहा था। मैंने उसकी स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशंस महसूस की। गोल्डन कोर से नीचे, शायद फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट के पीक लेवल पर, लेकिन ब्लू स्टार के आम इंसानों के लिए यह किसी अपोकलिप्स मॉन्स्टर से कम नहीं था। वह सीधे भागती हुई भीड़ पर झपटा। उसी पल मैंने 3 युवाओं को देखा, 2 लड़के और एक लड़की, लगभग 20 साल की उम्र के। वे सबसे पीछे रह गए थे। उन्हें पीछे मुड़कर देखने तक का मौका नहीं मिला। टाइगर डीमन बीस्ट के विशाल पंजे उनके ऊपर गिरे और अगले ही पल खून का फव्वारा फूट पड़ा। 3 जवान जिंदगियां मेरी आंखों के सामने खत्म हो गईं। हड्डियां तक नहीं बची। मैंने अपने मुट्ठियां भींच लीं। मैंने अपने शरीर में स्पिरिचुअल एनर्जी चलाने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं था। मैं की रिफाइनिंग स्टेज की दहलीज तक भी नहीं पहुंच पा रहा था। लेकिन उन 3 लोगों की मौत मेरी आंखों के सामने हुई थी। अगर मैं कुछ नहीं करूंगा, अगला नंबर मेरा भी हो सकता है। मुझे फर्क नहीं पड़ता था कि मेरी कल्टीवेशन है या नहीं। मैं कभी इमॉर्टल वेनरेबल था। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया और बिजली की तरह उस डीमन बीस्ट की तरफ झपटा। 300 साल की बैटल इंस्टिंक्ट अपने आप एक्टिवेट हो गई।
मैंने अपनी पूरी ताकत से उसके गले के किनारे पर मुक्का मारा। अगले ही पल एक भारी धमाका हुआ। उसके शरीर से आने वाली ताकत ने मेरा पूरा हाथ सुन्न कर दिया, लेकिन वो डीमन बीस्ट मेरे मुक्के से 2 कदम पीछे लड़खड़ा गया। उसने गुस्से में दहाड़ मारी। उसकी हरी आंखें मुझे घूरने लगीं, जैसे उसे यकीन न हो कि एक मॉर्टल उसे हिला सकता है। मैं खुद भी थोड़ा हैरान था। भले मेरे पास कल्टीवेशन नहीं थी, लेकिन इस शरीर की ताकत मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा थी। सेलेस्टियल वेनरेबल बॉडी टेम्परिंग सच में मजाक नहीं थी। डीमन बीस्ट फिर से मुझ पर झपटा। मैं एक तरफ हट गया और उसी समय सड़क किनारे टूटे हुए बिल्डिंग डिब्री से लगभग 1.2 मीटर लंबी और हाथ जितनी मोटी स्टील रॉड खींच कर निकाल ली। मेरे पास स्पिरिचुअल पावर नहीं थी, लेकिन मेरे पास कुछ और था, सोल पावर। सोल पावर स्पिरिचुअल एनर्जी से अलग होती है। ये प्राइमोर्डियल स्पिरिट लेवल की ताकत थी। भले मेरी कल्टीवेशन खत्म हो चुकी थी, लेकिन सेलेस्टियल वेनरेबल प्राइमोर्डियल स्पिरिट का फ्रेमवर्क अब भी मौजूद था। उसकी बची हुई सोल पावर भी बाकी थी। मैंने अपनी रेजिजुअल सोल पावर उस स्टील रॉड में भर दी। एक साधारण कंस्ट्रक्शन रॉड मेरी हथेली में हल्की चांदी जैसी चमक छोड़ने लगी। डीमन बीस्ट ने खतरा महसूस कर लिया। उसने गुस्से से दहाड़ लगाई, लेकिन ठीक तभी पीछे से हवा चीरने की आवाज आई। फॉर्मेशन कंप्लीट। टैक्टिकल इंसर्कलमेंट नंबर 3। सड़क के दोनों तरफ से काले यूनिफॉर्म्स पहने लोग निकल आए। उनकी मूवमेंट्स बेहद ट्रेंड थीं। मुझे हैरानी हुई कि उनके शरीर में हल्की स्पिरिचुअल पावर थी, लगभग फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट लेवल की। सबसे आगे एक लड़की थी, जिसके गुलाबी बाल हाई पोनीटेल में बंधे थे। उसने टैक्टिकल यूनिफॉर्म पहना हुआ था। उसका नाजुक चेहरा पूरी सीरियसनेस और किलिंग इंटेंट से भरा था। और तभी मैं चौंक गया। ये वही लड़की थी जिसे मैंने उस किराए के कमरे के बाथरूम में देखा था। नहीं, इस समय वह किसी खूंखार चीता जैसी लग रही थी, जो अपने शिकार को फाड़ डालने के लिए तैयार हो। उसकी हथेली में हल्की बैंगनी स्पिरिचुअल लाइट इकट्ठी हो रही थी। उसकी कल्टीवेशन फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट के पीक पर थी। उसने जोर से आदेश दिया, इस डीमन बीस्ट को यहीं रोकना होगा। साथियों, नागरिकों की जिंदगी हम पर निर्भर है। उसके आदेश के साथ दर्जनों ब्लैक यूनिफॉर्म मेंबर्स ने एक साथ स्पिरिचुअल पावर रिलीज की। उन्होंने मिलकर फॉर्मेशन बनाई और डीमन बीस्ट को बीच में घेर लिया। स्पिरिचुअल पावर आपस में जुड़कर जाल जैसी बन गई, जिसने टाइगर डीमन बीस्ट को फंसा लिया। लड़ाई बेहद कठिन थी। कुछ लोग घायल हो गए, कुछ दूर जा गिरे, लेकिन आखिरकार उस लड़की की कमांड के नीचे उन्होंने डीमन बीस्ट को मार गिराया। डीमन बीस्ट का विशाल शरीर जोरदार धमाके के साथ जमीन पर गिरा और चारों तरफ धूल उड़ गई। लड़की जोर जोर से सांस ले रही थी। उसके माथे पर पसीना भरा था। फिर सीन साफ करते हुए उसकी नजर भीड़ में मुंह पर पड़ी। मेरे हाथ में अब भी वो चमकती हुई स्टील रॉड थी। हमारी नजरें मिली। उसका चेहरा पहले सफेद पड़ा, फिर लाल, और फिर दोबारा सफेद। शायद उसे बाथरूम वाला मोमेंट याद आ गया था। उसने बिना कुछ बोले सीधे मेरी तरफ दौड़ लगाई, मेरी शर्ट का कॉलर पकड़ा और घसीटते हुए मुझे गाड़ी तक ले गई। रुको, कम से कम मुझे एक्सप्लेन तो करने दो, मैंने कहा। बकवास बंद करो, चलो। और इस तरह मुझे जबरदस्ती एक काली वैन में ठूंस दिया गया। रास्ते में उनकी बातों से मुझे पता चला कि ये लोग आर्कटिक हाउंड नाम की ऑर्गेनाइजेशन से हैं। चाइना ने इसे 3 साल पहले बनाया था, यानी ठीक उसी समय जब मैं ल्यूयुन कॉन्टिनेंट में ट्रांस माइग्रेट हुआ था। उसी समय अर्थ पर अचानक स्पिरिचुअल एनर्जी रिकवरी शुरू हो गई थी। अगले कुछ महीनों में आसमान और धरती की स्पिरिचुअल एनर्जी कंसंट्रेशन दर्जनों गुना बढ़ गई। इंसानों का एक छोटा हिस्सा अचानक स्पिरिचुअल पावर के साथ अवेकन हो गया और उन्हें अलग अलग स्पेशल एबिलिटीज मिलने लगीं। गवर्नमेंट ने उनकी ताकत के हिसाब से रैंक्स बनाए, लेवल बी, लेवल ए, सोल्जर लेवल, जनरल लेवल, मार्शल लेवल, एम्परर लेवल और गॉड लेवल। इस समय अर्थ पर ऑफिशियली सबसे ऊंचा नोन लेवल सिर्फ गॉड लेवल माना जाता है और कहा जाता है कि पूरी दुनिया में ऐसे लोग मुट्ठी भर ही हैं। और वो गुलाबी बालों वाली लड़की ज्यूमिन याओ हियांगाई सिटी की कीमो ब्यूरो की कैप्टन थी, इस शहर की सबसे ताकतवर सुपरनैचुरल एक्सपर्ट्स में से एक। कीमो ब्यूरो असल में वही ऑर्गेनाइजेशन थी जो डीमन बीस्ट्स और सुपरनैचुरल डिजास्टर्स को संभालती थी। स्पिरिचुअल एनर्जी रिवाइवल ने जहां लोगों को पावर्स दी, वहीं इसके साथ भयानक साइड इफेक्ट्स भी आए। आसमान में समय समय पर स्पेशल रिफ्ट्स खुलने लगीं और उन दरारों से म्यूटेटेड डीमन बीस्ट्स नीचे उतरने लगीं।
ये डीमन बीस्ट स्पिरिचुअल एनर्जी को खाती थीं और इंसानों को अपना शिकार बनाती थीं, जिससे ब्लू स्टार पर भयानक डिजास्टर फैल गया। इन्हीं हालात से निपटने के लिए किमोबिरो बनाई गई थी। जीन याओ मेरे सामने बैठी थी, दोनों हाथ सीने पर बांधे हुए, आंखों में साफ सतर्कता। तो तुम आखिर हो कौन? मैंने पहले से तैयार एक्सप्लेनेशन दे दी। वो रेंटल हाउस पहले मेरा था। 3 साल पहले मुझे अचानक किसी दूसरी जगह भेज दिया गया था। मैं कल ही वापस लौटा हूं। वापस आने पर पता चला कि तुम वहां रह रही हो। सच में मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया था। जाहिर था कि उसे मेरी बात पर पूरा भरोसा नहीं हुआ, लेकिन उसने तुरंत विरोध भी नहीं किया। ट्रांसपोर्टेड? मतलब तुम भी अवेकंड हो? उसने आंखें सिकोड़कर पूछा। मुझे नहीं लगता। तुम्हारे शरीर में सुपर नेचुरल फ्लक्चुएशंस नहीं है। मैंने सिर हिलाया। ये सच है। फिलहाल मेरे पास कोई स्पिरिचुअल पावर नहीं है। तो फिर तुम उस डीमन बीस्ट के सामने कैसे जिंदा बचे? वो कमांडर लेवल की डीमन बीस्ट थी। मैंने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, शायद इसलिए क्योंकि मेरी फिजिकल कंडीशन थोड़ी अच्छी है। जीनियाओ काफी देर तक मुझे घूरती रही। उसकी इंस्टिंक्ट उसे बता रही थी कि मैं साधारण इंसान नहीं हूं, लेकिन सच ये था कि वह मेरे अंदर कोई सुपर नेचुरल फ्लक्चुएशन महसूस नहीं कर पा रही थी। आखिर में उसने पूछताछ बंद कर दी। ठीक है, अभी के लिए मैं इस मामले की इन्वेस्टिगेशन नहीं करूंगी, लेकिन तुमने कहा था कि तुम अपनी फैमिली से कांटेक्ट खो चुके हो। मैंने तुरंत कहा, मेरी आंट का नाम जान यिक्सवे है। 3 साल पहले वह सिटी के साउथ वाले पुराने डिस्ट्रिक्ट में रहती थीं। अब वह कहीं और शिफ्ट हो गई हैं और उनका फोन बंद है। क्या तुम उनका पता लगाने में मेरी मदद कर सकती हो? उसने कुछ देर सोचा। मैं कोशिश कर सकती हूँ। इन सालों में डीमन बीस्ट डिजास्टर्स की वजह से बहुत लोग गायब हुए हैं या मर चुके हैं। गवर्नमेंट के पास मिसिंग पर्सन सिस्टम है, लेकिन मैं गारंटी नहीं दे सकती कि उन्हें ढूंढ पाएंगे या नहीं। धन्यवाद, मैंने धीरे से कहा। वह मुझे देखती रही, जैसे कुछ कहना चाहती हो, लेकिन आखिर में बस हल्का सा नाक से आवाज निकालकर खिड़की की तरफ देखने लगी। शायद उसे अब भी अपार्टमेंट वाली घटना पर गुस्सा था। मैंने मन ही मन चुपचाप माफी मांग ली। जीन याओ ने मेरी मौजूदगी की रिपोर्ट नहीं की। ये बात मुझे थोड़ा सरप्राइजिंग लगी। बाद में उसने समझाया कि पिछले कुछ सालों में कुछ अवेकंड लोग सिर्फ सामान्य जिंदगी जीना चाहते हैं। वे गवर्नमेंट के कंट्रोल या रजिस्ट्रेशन में नहीं आना चाहते। भले वह डीमन डिसिप्लिन ब्यूरो की कैप्टन हो, लेकिन वह उस सोच को समझ सकती थी। और अगर मैं शहर के लिए खतरा भी हुआ, तो एक पीक जनरल लेवल एक्सपर्ट होने के नाते उसे खुद पर पूरा भरोसा था कि वह मुझे संभाल सकती है। अगर उसे पता चल जाए कि मेरा असली दूसरा रूप किसी दूसरे वर्ल्ड का सेलेस्टियल सॉवरेन था, तो शायद वह इतनी कॉन्फिडेंट नहीं रहती। लेकिन मैं उसे यह बताने वाला नहीं था। इस समय गवर्नमेंट की नजरों में आना सिर्फ अननेसेसरी ट्रबल बढ़ाना था। और इस समय मेरी जिंदगी में सबसे जरूरी चीज सिर्फ मेरी छोटी आंट को ढूंढना थी। जीन याओ ने किसी से कहकर मेरे लिए एक चीप होटल में कमरा बुक करवाया। उसने मुझे नया मोबाइल फोन और नया नंबर भी दिलवा दिया। मैं उस नए फोन को हाथ में लेकर कुछ देर तक उसे देखता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे किसी दूसरी दुनिया की चीज छू रहा हूं। पूरे 300 सालों से मैंने किसी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट को हाथ नहीं लगाया था। आखिरी बार फोन मैंने ट्रांसमिग्रेशन से पहले इस्तेमाल किया था। उस रात मैंने फ्राइड चिकन और कोका कोला ऑर्डर की थी। प्लान था कि डी ऑफ फोर्स का एक मैच खेलूंगा और मजे से ब्रिज ब्लॉक करूंगा। लेकिन तभी वो कमबख्त रोशनी आई और मुझे कल्टीवेशन वर्ल्ड में खींच ले गई। ना मैं फ्राइड चिकन खा पाया, ना डी ऑफ फोर्स खेल पाया, और देखते ही देखते 300 साल गुजर गए। उस सस्ते होटल के सख्त बिस्तर पर बैठा मैं अचानक बेहद अनरियल महसूस करने लगा। मैंने फोन खोलकर न्यूज चेक की। पूरी स्क्रीन डीमन बीस्ट इन्वेजन्स, ऑरा अवेकनिंग और सुपरनैचुरल यूजर्स की खबरों से भरी हुई थी। यह दुनिया बहुत बदल चुकी थी। 3 साल पहले का ब्लू स्टार सिर्फ एक सामान्य टेक्नोलॉजिकल सिविलाइजेशन वाला प्लैनेट था, लेकिन अब ये आधा इमॉर्टल कल्चरेशन और आधा अपोकैलिप्स वाली अजीब दुनिया बन चुका था। आखिर में मैंने फोन बंद किया। पूरा दिन भाग दौड़ और लड़ाई में निकल चुका था। मैं थककर बिस्तर पर लेट गया और गहरी नींद में डूब गया। फिर शायद मैंने सपना देखा। मैंने लोलिंग स्वान को देखा। वह एक ऐसी माउंटेन पीक पर खड़ी थी जो बादलों के ऊपर तक जाती थी। वही डीमन डोमेन की हाईएस्ट पिक, उस एम्पायर की चोटी जिसे उसने अपने हाथों से बनाया था। रात स्याही जैसी काली थी। मिल्की वे आसमान में चमक रही थी, लेकिन उसकी रोशनी उसके सफेद बालों पर पड़कर उसके चेहरे को और ज्यादा पीला बना रही थी। वह वहां बिल्कुल अकेली खड़ी थी,
न कोई सबॉर्डिनेट, न कोई सर्वेंट, कोई भी नहीं। तभी मैंने देखा कि उसके हाथ में कुछ था, ब्लड क्राइंग इमॉर्टल सोर्ड। वह तलवार जिसे वह हमेशा ऐसे पकड़े रहती थी जैसे किसी आखिरी ऑब्सेशन को पकड़े हों। फिर उसने धीरे धीरे सिर झुका लिया। आंसू एक एक करके गिरने लगे। उसके होंठ हिल रहे थे, जैसे वह कुछ बुदबुदा रही हो। तभी फोन की रिंगटोन ने मुझे जगा दिया। दूसरी तरफ जियम मेनो की आवाज थी। चेन गोयान। उसकी आवाज थोड़ी अजीब थी, जैसे शब्दों को केयरफुली चुन रही हो। मुझे कुछ मिला है? मेरा दिल धक से रह गया। क्या? कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद उसने कहा, तुम्हारी आंट 2 साल पहले सू सिटी शिफ्ट हो गई थी। सू सिटी? 1 साल पहले सू सिटी पर लार्ज स्केल डीमन बीस्ट इन्वेजन हुआ था। पूरी सिटी गिर गई। ऑफिशियली उसे अब S4 लेवल फॉरबिडन जोन घोषित किया गया है। पूरा एरिया हाई लेवल डीमन बीस्ट्स के कब्जे में है। कम्युनिकेशन पूरी तरह टूट चुकी है। अब तक कोई सर्वाइवर नहीं मिला। मेरे हाथ से फोन लगभग छूट गया। दूसरी तरफ कुछ देर खामोशी रही। फिर उसने धीरे से कहा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वो डेफिनेटली मर चुकी है। वो अभी भी जिंदा है। मैंने दांत भींचकर कहा, वो जरूर जिंदा होंगी। फिलहाल उनके डीप इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड्स में कोई जानकारी नहीं है और उनकी मौत की भी कोई ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन नहीं मिली। लेकिन सच कहूं तो उनके बचने की संभावना बहुत कम है। माफ करना। फोन पकड़ने वाला मेरा हाथ कांप रहा था। आंट, मैंने इमॉर्टल कल्टीवेशन वर्ल्ड में पूरे 300 साल सिर्फ तुमसे दोबारा मिलने के लिए झेले। लेकिन अब जब मैं वापस आया हूं, तुम कहाँ हो? मैंने धीरे से फोन काट दिया। मैं बहुत बहुत देर तक वहीं बैठा रहा, बिना हिले। यादें बाढ़ की तरह दिमाग में उमड़ने लगीं। बचपन में जब मैं बीमार पड़ा था, मेरी आंट मुझे गोद में उठाकर 10 से ज्यादा गलियां दौड़ी थी, सिर्फ इसलिए कि कोई फार्मेसी अभी खुली मिल जाए। उसके कपड़े पसीने से पूरी तरह भीग गए थे। मुझे पकड़ने वाला उसका हाथ कांप रहा था। उस समय वह खुद सिर्फ 17 से 18 साल की लड़की थी, लेकिन जिद्दी होकर एक बड़े इंसान की तरह सब संभाल रही थी। स्कूल खत्म होने के बाद वह हमेशा गेट पर समय से खड़ी मिलती थी। हाथ में शुगर रोस्टेड चेस्टनट्स होती थीं, मेरी फेवरेट। सर्दियों में मेरे सोने से पहले वह हॉट वाटर बैग से मेरा बिस्तर गर्म करती थी। वह कहती थी, अगर बिस्तर ठंडा होगा तो तुम ठीक से सो नहीं पाओगे। कौ काओ वाले साल वह पूरे दिन एग्जाम सेंटर के बाहर मेरा इंतजार करती रही। उसने लंच तक नहीं किया। उसने कभी नहीं कहा कि वह थक गई है, कभी नहीं कहा कि जिंदगी मुश्किल है। लेकिन मैं जानता हूं कि अकेली औरत के लिए एक ऐसे बच्चे को पालना कितना मुश्किल था जो उसका खुद का बायोलॉजिकल बेटा भी नहीं था। उसने अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे साल मेरे लिए दे दिए। तभी बाहर अचानक एक तेज अलार्म सायरन गूंज उठी। मेरे फोन पर इमरजेंसी नोटिफिकेशन चमकी। डीमन बीस्ट इन्वेजन अलर्ट। सभी नागरिक तुरंत अंडरग्राउंड शेल्टर्स में जाइए। फिर से डीमन बीस्ट्स। लेकिन इस बार मैं हिला तक नहीं। रेशनल थिंकिंग, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, सब कुछ किसी और ज्यादा आदिम और हिंसक भावना के सामने दब गया। गुस्सा। 300 साल, पूरे 300 साल मैंने ह्यूमिलिएशन झेली, लोगों को धोखा दिया, अपने हाथ खून से रंगे, सिर्फ इसलिए ताकि वापस लौट सकूं। लेकिन अब जब मैं वापस आया, फैमिली गायब है, घर खत्म हो चुका है, पूरी दुनिया सिर्फ रूइंस और डीमन बीस्ट से भरी पड़ी है। मैं धीरे धीरे उठा और खिड़की तक चला गया। ठंडी हवा अंदर आई, साथ में दूर एक्सप्लोजन्स और लोगों की चीखों की आवाज भी। होटल की ऊंचाई 20 मीटर से ज्यादा थी। मैं 15वीं मंजिल पर था। मैंने खिड़की का किनारा पकड़ा। तभी अचानक मुझे अपने शरीर के अंदर एक अजीब सेंसेशन महसूस हुई, जैसे कोई लंबे समय से जमी हुई नदी आखिर पिघलना शुरू कर रही हो। रेशम जैसे पतले स्पिरिचुअल एनर्जी थ्रेड्स आसमान और धरती से अपने आप मेरे शरीर में घुस रहे थे। मेरे सूखे डांडियन में पानी की एक पतली धारा उभर आई, बहुत कम लेकिन मौजूद। सिर्फ एक दिन पहले जब मैं वापस लौटा था, मेरा शरीर पूरी तरह मॉर्टल स्टेट में था, लेकिन अब वह खुद ब खुद स्पिरिचुअल एनर्जी अब्जॉर्ब करने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी पुरानी कल्टीवेशन धीरे धीरे रिकवर हो रही हो। सेलेस्टियल वेनरेबल रेल्म का डांटियन वेसल अब भी मौजूद था। मेरी टेक्निक्स, रेल्म कॉम्प्रिहेंशन, सब कुछ अभी भी मेरे अंदर था। अब बस उसमें दोबारा पानी भरा जा रहा था और उसकी स्पीड आम लोगों से हजारों गुना तेज थी। भले की रिफाइनिंग स्टेज की स्पिरिचुअल पावर नगण्य थी, लेकिन 300 साल की कल्टीवेशन अंडरस्टैंडिंग के साथ वो काफी थी। अगले ही पल मैं 15वीं मंजिल से नीचे कूद गया।
जमीन पर उतरते ही स्पिरिचुअल एनर्जी मेरे पैरों में घूमी और सारे इम्पैक्ट को खत्म कर दिया। मेरे सामने वही डीमन बीस्ट्स का झुंड था जो लोगों का पीछा कर रहा था। दर्जनों ग्रे वुल्फ शेप्ड डीमन बीस्ट्स जिनका आकार बछड़े जितना बड़ा था। फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट लेवल ची रिफाइनिंग स्टेज की स्पिरिचुअल पावर से सेलेस्टियल वेनरेबल सोर्ड टेक्निक इस्तेमाल करना ऐसा था जैसे छोटा घोड़ा बहुत बड़ी गाड़ी खींच रहा हो। लेकिन टेक्निक और रेल्म अंडरस्टैंडिंग का फर्क कल्टीवेशन गैप को पूरा करने के लिए काफी था। जैसे ही मैंने अपनी सोर्ड निकाली, एक चांदी जैसी सोर्ड लाइट रात के आसमान को चीरती हुई निकली। उसका आर्क आधे चांद जैसी खूबसूरत चमक रहा था। सोर्ड इंटेंट दर्जनों ग्रे वुल्व्स के शरीरों से होकर गुजरा। वे सब एक साथ जम गए और अगले ही पल उनके शरीर एक साथ दो हिस्सों में बट गए। दर्जनों डीमन बीस्ट कॉप्सेस धमाके के साथ जमीन पर गिरे। एक ही सोर्ड स्ट्राइक में सब खत्म। सड़क किनारे खड़े कुछ नागरिक जो मेट्रो स्टेशन तक पहुंच नहीं पाए थे, ये दृश्य देखकर पूरी तरह जड़ हो गए। उनके मुंह इतने खुले थे कि उसमें पूरा सेब घुस जाए। एक अंकल तो अपनी जान बचाकर भागना तक भूल गया। वह लड़खड़ाकर सीधे मुंह के बल गिर पड़ा। लेकिन मैं रुका नहीं। आसमान की रिफ्ट से और डीमन बीस्ट्स निकल रही थीं। कुछ वुल्फ्स जैसी, कुछ स्नेक्स जैसी, कुछ जायंट ईगल्स जैसी, हर तरह की। लेकिन ज्यादातर फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट लेवल की थी। मैं पागलों की तरह उनके बीच कूद पड़ा। हर बार जब मैं किसी डीमन बीस्ट को मारता, उसकी रिफाइंड सोल मेरे अंदर खिंच जाती। उनकी सोल्स में मौजूद स्पिरिचुअल पावर मेरे दंतियन में भरने लगी। वो विशाल वेसल तेजी से भर रहा था। मेरी कल्टीवेशन उफान की तरह बढ़ने लगी। ये एहसास ऐसा था जैसे एक 100 साल पुराना सूखा रेगिस्तान अचानक तूफानी बारिश से भर जाए। मेरे मेरिडियंस का हर हिस्सा लालच से स्पिरिचुअल पावर सोख रहा था। मुझे नहीं पता मैंने उस रात कितनी डीमन बीस्ट्स मारी। मुझे सिर्फ इतना पता है कि रात खत्म होने तक मेरी कल्टीवेशन फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पीक पर स्थिर हो चुकी थी। मेरे कपड़े डीमन बीस्ट्स के खून और मेरी खुद की चोटों से भीग चुके थे, लेकिन मेरी आंखों में आग जल रही थी। छोटी आंट, मेरा इंतजार करो। चाहे तुम कहीं भी हो, मैं तुम्हें जरूर ढूंढ लूंगा। अगले कुछ हफ्तों तक मैं दिन में शहर के बाहर डीमन बीस्ट्स का शिकार करता और रात में उजड़े हुए रूइंस के बीच कल्टीवेशन करता। मेरी ताकत लगातार बढ़ती रही। गोल्डन कोर इनिशियल स्टेज, गोल्डन कोर मिडिल स्टेज, गोल्डन कोर पीक। हर ब्रेक थ्रू बेहद स्मूथ था, जैसे मैं पहले भी ये रास्ता चल चुका हूं। दूसरी बार उसी रास्ते पर चलते हुए हर कदम बिल्कुल परफेक्ट पड़ रहा था। तीसरे हफ्ते के आखिर तक मैं गोल्डन कोर पीक तक पहुंच चुका था और नासेंट सोल की दहलीज को छू रहा था। ब्लू स्टार की दुनिया में यह किसी टॉप टियर सुपर पावर यूजर के बराबर था। मैं जितना हो सके स्ट्रैटेजी ब्यूरो के लोगों से दूरी बनाकर रखता था। मैं किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता था, लेकिन जो होना था वो आखिर हो ही गया। उस दोपहर हियांगहाई सिटी के ऊपर का आसमान फिर से फट गया, लेकिन इस बार दरार पहले की किसी भी स्पेशियल रिफ्ट से कहीं ज्यादा विशाल थी। इतनी बड़ी कि पूरा फुटबॉल फील्ड निकल जाए। काली धुंध उबलती हुई स्याही के समुद्र की तरह मथ रही थी। उस रिफ्ट से एक ऐसी डीमन ऑरा फूटी जो पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। मैं उससे 3 किलोमीटर दूर था, फिर भी उस दबाव से मेरी रीढ़ तक ठंडी हो गई। नासेंट सोल नहीं, सिर्फ नासेंट सोल नहीं, नासेंट सोल पीक, बल्कि डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन को छूने वाली ताकत। तभी उस दरार से एक विशाल आकृति बाहर निकली। वो एक जायंट ब्लैक सर्पेंट थी। उसका पूरा शरीर स्याही जैसा काला था। उसकी स्केल्स पर बैंगनी डीमन लाइट चमक रही थी। उसका शरीर शहर की सुअर पाइपलाइन जितना मोटा था। उसकी टेल दिख ही नहीं रही थी, कम से कम 100 मीटर लंबी। वह पूरी हियांगहाई सिटी के ऊपर लिपटी हुई थी। जैसे ही उसकी जीभ बाहर निकली, कई किलोमीटर तक का तापमान अचानक गिर गया। सबसे डरावनी बात यह थी कि उसने इंसानी भाषा में बात की। यहाँ ह्यूमन रेस की ऑनरा काफी घनी है। बहुत अच्छा। ह्यूमन लैंग्वेज बोलना मतलब इंटेलिजेंस का जन्म हो चुका था। ये कोई साधारण डीमन बीस्ट नहीं थी, ये एक सच्ची ग्रेट डीमन बीस्ट थी। और उसके पीछे कांटलेस डीमन बीस्ट्स निकल रही थी, जिनकी कल्टीवेशन थोड़ी कम थी। स्ट्रैटेजी ब्यूरो पूरी तरह मोबिलाइज हो गई। सिर्फ हियांगहाई ब्रांच ही नहीं, बल्कि हेडक्वार्टर्स से भी रीइंफोर्समेंट्स भेजी गईं। उन्हीं में एक हैंडसम सुपर पावर यूजर था, लिंटियन। भले वह जवान था, लेकिन उसकी आंखें बेहद गहरी थीं।
साफ दिखता था कि उसने काउंटलेस बैटल्स देखी थीं। उसके पूरे शरीर से मेटालिक टेक्सचर वाली स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन से निकल रही थी। उसकी एबिलिटी एक विशाल फ्लेम सोर्ड में बदल गई थी। वह स्पिरिचुअल प्रेशर तक रिलीज कर सकता था, हैंडसम पीक लेवल यानी गोल्डन कोर पीक के बराबर। लेकिन उस डार्क फैंटम सर्पेंट के सामने वह मुश्किल से 10 मिनट टिक पाया। अगले ही पल लिनेटियन हवा में प्रोजेक्टाइल की तरह उछला। वह 3 बिल्डिंग्स तोड़ता हुआ जाकर रुका। उसके मुंह से खून निकला। वह रुइंस में आधा घुटनों के बल गिरा हुआ था। उसका चेहरा राख जैसा सफेद था, गोल्डन कोर पीक, लेकिन नासेंट सोल ग्रेट डीमन बीस्ट के सामने कागज जैसा कमजोर। बाकी डीमन ब्यूरो मेंबर्स की हालत और भी बुरी थी। इस लड़ाई में सैकड़ों एबिलिटी यूजर्स मौके पर ही मर गए। कुछ को जायंट सरपेंट ने बीच से काट दिया। काउंटलेस लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हेडक्वार्टर्स की रीइंफोर्समेंट अभी तक क्यों नहीं पहुंची? क्या हमें मरने के लिए भेजा गया है? मेडिकल एबिलिटी यूजर्स कहाँ हैं? श्योली अब और नहीं टिक पाएगी। एक ब्लॉन्ड हेयर्ड युवक अपनी बाहों में घायल लड़की को पकड़े रो रहा था। दोनों हियांगाई डीमन ब्यूरो के एग्जीक्यूटिव्स थे। उसकी बाहों में पड़ी खून से लथपथ लड़की उसकी लवर थी। कैप्टन, मेडिकल टीम के सारे मेंबर्स मर चुके हैं। अब यह सिर्फ डर नहीं था, यह पूरी निराशा थी। यह सिर्फ डेंजर नहीं है, यह डिस्पेयर है। किसी ने कांपती आवाज में कहा, कैप्टन, क्यों ना हम रिट्रीट कर जाएं? उस युवक ने आंसू पोंछे। फिर अचानक उसकी आंखों में दृढ़ता आ गई। कांपते हाथों से उसने लाइटर निकाला और मस्कीटो कॉइल जलाई। ओली को लेकर रिट्रीट करो, उसे प्रोटेक्ट करना। कैप्टन, क्या आप पागल हो गए हैं? उसने दहाड़ कर कहा। साथियों, बाकी टीम्स अभी भी खून बहाकर लड़ रही हैं। हमारे पीछे हियांगहाई सिटी के लाखों नागरिक हैं। अगर हम पीछे हट गए तो उनका क्या होगा? उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन आंखों में मौत का डर नहीं था। अगर दूसरों को मौत से डर नहीं लगता तो हम क्यों डरें? मेरे पीछे आओ। बाकी मेंबर्स के चेहरों पर भी मरने का रिजॉल्व साफ दिख रहा था। दूसरी तरफ गुमेन याओ को सर्पेंट की टेल ने जोरदार वार से उड़ा दिया। वह 10 मीटर से ज्यादा दूर जाकर उलटे पड़े बस पर टकराई और बेहोश हो गई। ऊपर आसमान में वह डार्क सर्पेंट आलस से सब देख रही थी। उसकी स्नेक आइज में मजाक भरा था। उसके लिए ये इंसान सिर्फ चींटियां थे जिन्हें एक उंगली से कुचला जा सकता था। कितना उबाऊ! इस दुनिया की ह्यूमैनिटी बहुत कमजोर है। इन्हें मारने में कोई मजा नहीं। लेकिन तभी उसने एक आदमी को अंधेरे से बाहर आते देखा। वह धीरे धीरे उसकी तरफ चल रहा था। उसके कदम बेहद शांत थे। स्मोक और डस्ट अभी भी रूइंस के ऊपर फैले हुए थे। आग की रोशनी मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। जायंट सर्पेंट ने अपना सिर नीचे झुकाया। उसकी स्नेक टंग हिलती हुई मुझे घूर रही थी। उसने मेरी कल्टीवेशन महसूस की। फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पीक। उसकी नज़र में मैं सिर्फ एक चींटी था, लेकिन उसकी सोल की गहराई में अचानक एक अजीब सिहरन दौड़ गई। जैसे सामने खड़ा आदमी कहीं जाना पहचाना हो, लेकिन एक फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कल्टीवेटर उसके सैकड़ों साल की कल्टीवेशन को कैसे चैलेंज कर सकता था? एक और इंसान मौत ढूंढने आया है, उसने ठंडी आवाज में कहा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मेरे डांटियन की स्पिरिचुअल एनर्जी तेजी से सर्कुलेट होने लगी। वह ऐसे राउट पर फ्लो कर रही थी जो मेरे करंट रियल्म से बहुत ऊपर था। ये वो सीक्रेट टेक्निक थी जो मैंने अपनी पिछली जिंदगी में खुद बनाई थी। सेलेस्टियल सॉवरेन ऑफ येलो रिवर की अल्टीमेट किलिंग मूव। सोल पावर को गाइड बनाकर, हेवन और अर्थ की स्पिरिचुअल ऑरा को सोर्ड बनाकर एक उंगली में कंडेंस करना। एक उंगली और येलो रिवर टेम्पल की तरह 10,000 माइल्स तबाह। फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पीक की स्पिरिचुअल पावर से इस सीक्रेट आर्ट को एक्टिवेट करना ऐसा था जैसे छोटे कटोरे में पूरा नदी समाने की कोशिश करना। शरीर पर टेरेबल बैकलैश पड़ना तय था, लेकिन इस टेक्निक की असली कुंजी स्पिरिचुअल पावर नहीं बल्कि डाओ कॉम्प्रिहेंशन थी। और मेरे पास 300 साल की अंडरस्टैंडिंग थी। साथ ही सिस्टम की ब्लेसिंग ने मेरी सोल कॉम्प्रिहेंशन को और भी गहरा बना दिया था। जायंट सरपेंट थोड़ा इम्पेशेंट हो गई। उसकी विशाल टेल मेरी तरफ घुमा दी गई। वो टेरिफाइंग पावर एक पहाड़ को भी धूल में बदल सकती थी। मैं आखिरी सीमा तक साइड स्टेप करके बचा। टेल बस मेरे कपड़ों को छूती हुई जमीन पर गिरी। अगले ही पल 100 मीटर के रेडियस में जमीन धंस गई और एक विशाल क्रेटर बन गया। मैंने हवा में 3 फ्लिप्स लगाए और अपना बैलेंस संभाला। जमीन पर उतरने से पहले ही मेरी राइट हैंड आगे उठ चुकी थी। मेरी इंडेक्स फिंगर की नोक पर डार्क ब्लू लाइट का एक छोटा सा बिंदु कंडेंस हो गया। वो लाइट चमकदार नहीं थी, बल्कि गहरी अंधेरी।
एबिस में जलती स्पिरिचुअल फ्लेम जैसी। जायंट सर्पेंट की प्यूपिल्स अचानक सिकुड़ गईं। उस टाइनी लाइट पॉइंट में उसने ऐसा टेरिफाइंग पावर महसूस किया जो उसे सच में मार सकता था। अगर मेरी पिछली और वर्तमान दोनों जिंदगियां जोड़ भी दी जाए, तब भी नामुमकिन है कि तुम जैसा एक मामूली फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट। वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि मेरी उंगली आगे बढ़ चुकी थी। येलो रिवर फिंगर। मेरी उंगली की नोक से गहरे नीले रंग की रोशनी की एक विशाल किरण फूटी। हवा को चीरते हुए उसने ऐसी तीखी आवाज निकाली जैसे खुद स्पेस फट रहा हो। वो आवाज किसी लाइट बीम की नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे पूरा आकाश ही चीर दिया गया हो। उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि इंसानी आंख उसे पकड़ ही नहीं सकती थी। वो डार्क ब्लू लाइट उस जायंट पाइथन की भयानक आंखों में चमकी। ये रोशनी, अगले ही पल उसका विशाल मुंह खुल गया और आसमान से काले खून की बारिश होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा आसमान ब्लैक वाटरफॉल बन गया हो। जायंट सरपेंट का शरीर नियंत्रण खो बैठा। वह सीधे आसमान से गिरा और शहर की सड़कों पर जा टकराया। धमाके से सैकड़ों मीटर तक धूल की लहर फैल गई। एक नासेंट सोल ग्रेट डीमन, सिर्फ एक उंगली से खत्म। मैं धीरे से जमीन पर उतरा, लेकिन मेरा दायां हाथ बुरी तरह कांप रहा था। यह हाई लेवल टेक्निक को जबरदस्ती इस्तेमाल करने का बैकलैश था। मेरी कई नसों में छोटी छोटी दरारें पड़ चुकी थीं। होठों के किनारे से खून बह निकला। आसपास बचे हुए जिम ब्यूरो मेंबर्स पूरी तरह स्तब्ध थे। लिंतियन धूल और मलबे से लथपथ रूइन से बाहर निकला। उसके चेहरे पर ऐसा शौक था जैसे उसकी पूरी दुनिया टूट गई हो। उसने अपनी आंखों से देखा था कि एक ऐसा युवक जिसकी कल्टीवेशन बस फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पीक जैसी लग रही थी, उसने एक ऐसी ग्रेट डीमन बीस्ट को एक उंगली से मार दिया जिससे वह खुद आधा मिनट भी नहीं लड़ पाया। हियांगहाई सिटी में ऐसा मॉन्स्टर कब आया? लेकिन इससे पहले कि कोई शौक से बाहर निकलता, आसमान फिर से फट गया। इस बार दरार पहले से भी बड़ी और कहीं ज्यादा गहरी थी। रिफ्ट से निकलती ओरा ने आधे लोगों का खून जमा दिया। अर्थ ग्रेड डीमन ओरा। फिर उस दरार से एक ह्यूमनॉइड सिलुएट बाहर निकली। हाँ, ये वह रेंगर नहीं, उड़कर नहीं, बल्कि आराम से चलते हुए बाहर आया, जैसे उसे इस दुनिया के हर जीव से ऊपर होने का पूरा विश्वास हो। उसका शरीर इंसानों जैसा था, चेहरा पुरुष का, लेकिन इतना सुंदर कि डरावना लगे। त्वचा सफेद जेड जैसी, लेकिन उसकी आंखें गोल्डन वर्टिकल स्नेक प्यूपल्स। उसने पिच ब्लैक आर्मर पहना हुआ था। उसकी पीठ से निकले डार्क पर्पल स्केल्ड विंग्स पूरे आसमान का आधा हिस्सा ढक रहे थे। अर्थ ग्रे डीमन एम्परर सैक्रेटेला वानमिंद्रा। मैं वहीं खड़ा रहा, उस टेरिफाइंग प्रेशर को महसूस करते हुए जो आसमान से उतर रहा था। इस लेवल की डीमन बीस्ट, पूरे ब्लू स्टार पर ऐसी मौजूदगी शायद ही कभी दिखाई दी थी। और अब वह सीधे छोटी सी हियंगहाई सिटी में प्रकट हुई थी। लिंतियन का चेहरा अब स्टील ब्लू नहीं, बल्कि मौत जैसा सफेद पड़ चुका था। उसने काउंटलेस बैटल्स देखी थीं, लेकिन कभी अर्थ ग्रेड एग्जिस्टेंस का सामना नहीं किया था, क्योंकि पूरे चाइना में सिर्फ एक अर्थ ग्रेड एबिलिटी यूजर था, और वह इस समय नॉर्दर्न रीजन में दूसरी अर्थ ग्रेड डीमन बीस्ट को रोक रहा था। मतलब साफ था, हियांगहाई के पास इस चीज से लड़ने की ताकत ही नहीं थी। ऊपर आसमान में हेलीकॉप्टर्स अब भी घूम रहे थे। सैटेलाइट सिग्नल्स के जरिए पूरा दृश्य चाइना के अपोकलिप्स ब्यूरो हेडक्वार्टर्स तक लाइव जा रहा था। कमांड रूम में मौत जैसी खामोशी थी। बड़ी स्क्रीन पर सागरा वान मिंद्रा किसी उतरते हुए डीमन गॉड जैसा लग रहा था। एम्परर लेवल, एक और अर्थ ग्रेड मॉन्स्टर, ये हियांगहाई सिटी में कैसे प्रकट हो सकता है? वो तो सिर्फ सी लेवल डिफेंस सिटी है। नॉर्दर्न रीजन के चुड़ी से तुरंत कांटेक्ट करो, अभी देर नहीं हुई। सबकी आंखें स्क्रीन पर जमी थीं। वहीं दूसरी तरफ साकरा वान मिंद्रा ने नीचे रुइंस में खड़े कांपते इंसानों को देखा। उसके चेहरे पर प्योर कंटेम्प्ट वाली मुस्कान फैल गई। अभी जो स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन महसूस हुई थी, कुछ दिलचस्प थी। उसकी गोल्डन स्नेक आईज मुझ पर टिक गईं। तुमने मेरी वैनगार्ड को मारा? मैंने मुट्ठियां भींच ली। येलो रिवर फिंगर के बैकलैश से मेरा दायां हाथ अब भी दर्द कर रहा था। मेरिडियंस की दरारें अभी तक भरी नहीं थीं। नासेंट सोल तक पहुंचे बिना डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज की अर्थ ग्रेड डीमन बीस्ट का सामना करना, जीतने की संभावना लगभग शून्य थी। सच कहूं तो मैं टेक्निक्स का इस्तेमाल करके भाग सकता था। सेलेस्टियल वेनरेबल बॉडी मूवमेंट आर्ट और फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्पिरिचुअल पावर मिलाकर
मैं कम से कम उसके डिटेक्शन रेंज से बाहर निकल सकता था, लेकिन मैं गया नहीं, क्योंकि मेरे पीछे लोग थे। बेहोश पड़ी ह्यूमन याओ, घायल लिंत्यन, और वो ब्यूरो मेंबर्स जिन्हें इवैक्यूएट होने का मौका नहीं मिला। इस शहर के अंडरग्राउंड शेल्टर्स की तरफ भागते लाखों आम लोग। लेकिन छोटी आंट, शायद वो अभी भी जिंदा हो। अगर मैं यहां मर गया तो सू सिटी जाकर उसे कौन ढूंढेगा? लेकिन अगर मैं भाग गया तो यहाँ के लोगों का क्या होगा? मैं कभी सेंट नहीं रहा। इमॉर्टल कल्चरेशन के 300 सालों में मैंने झूठ बोले, धोखा दिया, कांटलेस लोगों को मारा, हर तरह के गंदे काम किए। लेकिन ये ब्लू स्टार है मेरी जन्मभूमि। मैं अपने देश के लोगों को मरता छोड़कर पीठ नहीं दिखा सकता। शायद इसकी वजह वो एक बात थी जो आंट बचपन से मुझे सिखाती थी, ग्वायन, इंसान के पास कॉन्शियंस होना चाहिए। दीतियन शायद मेरी चुप्पी से नाराज हो गया। चींटियां, तुम इंसान बस इतने ही हो। सुप्रीम एग्जिस्टेंस के आदेश पर मैं इस दुनिया में उतरा हूं। सोचा था कुछ मजा आएगा, लेकिन सब कितना बोरिंग निकला। सुप्रीम एग्जिस्टेंस, मेरे दिमाग में बिजली सी कौंधी। तो ये डीमन बीस्ट्स रैंडम डिमेंशनल रिफ्ट्स से नहीं आ रही, इन्हें किसी ने भेजा है। लेकिन कौन? मुझे सोचने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि अगले ही पल डीतियन गायब हो गया। नहीं, वह इतना तेज नहीं था कि मैं देख ना पाऊं, बल्कि वह सच में मेरी नजरों से गायब हो गया था। अगले ही सेकंड वह मेरे बगल में खड़ा था। मैं तुम्हारी तारीफ करता हूं। दाहिनी तरफ से एक विनाशकारी ताकत आई। मेरा शरीर कैनन बॉल की तरह उछला। मैं काउंटलेस बिल्डिंग्स तोड़ता हुआ दूर जा टकराया। आखिरकार चौथी दीवार में धंसकर रुक गया। मेरे मुंह से खून का फव्वारा निकला। मेरी कई पसलियां टूट चुकी थीं। अंदरूनी अंग अपनी जगह से खिसक गए थे। मेरिडियंस कोलैप्स होने लगे थे। बस अब यही अंत है। Hey, you want to end the show with a to be continued meme? I don't even know what that